चलिए अपने टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट इज इनकम टैक्स। नया चैप्टर है आज। आज बात कर लेते हैं असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के, दैट इज चैप्टर नंबर 15, पेज नंबर 360 पे है टॉपिक। अगेन बिजनेस इनकम से कनेक्टेड टॉपिक है, वो हेड अपना पढ़ना बाकी है, बट ऐसे कोई परेशानी नहीं होगी, बात समझ आ जाएगी क्योंकि एक मेन सेक्शन है जिसपे फोकस करना है, तो उसका कैलकुलेशन कैसे होता है वो समझते हैं। और उसमें लास्ट ईयर अमेंडमेंट भी था, तो अमेंडमेंट का इफेक्ट भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चलिए मेनली स्टोरी है क्या, बात यहाँ पे हो रही है पार्टनरशिप फॉर्म्स की। पार्टनरशिप फॉर्म की टैक्सेबिलिटी किस तरीके से होगी, क्योंकि उसमें पार्टनर्स भी है और एक फॉर्म भी बनी हुई है, तो सब पे अलग अलग टैक्स रेट लगता है। फॉर्म पे हमने देखा है 30% फ्लैट रेट ऑफ टैक्स है, इंडिविजुअल्स पे आपको पता है कि स्लैब रेट है। अब ये दोनों पे टैक्स का कैलकुलेशन होगा कैसे, कितनी इनकम के ऊपर फॉर्म टैक्स भरेगी, कितने पे पार्टनर टैक्स भरेंगे, ये सब चीजें हमें समझनी है। देखो फॉर्म वाले केस में क्योंकि टैक्स रेट डिफरेंट है, फॉर्म के लिए टैक्स रेट 30% और इंडिविजुअल पार्टनर्स के लिए स्लैब रेट। अब कोई भी पर्टिकुलर फॉर्म जब अपना पीएनएल बनाएगी तो उसमें उनकी जितनी भी इनकम आएगी वो लोग ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम इनकम के सामने हम कुछ ना कुछ खर्चा डाल के प्रॉफिट को मिनिमाइज कर दे, क्योंकि जितना ज्यादा प्रॉफिट फॉर्म का दिखेगा उतना टैक्स फ्लैट रेट पे लग जाएगा। वैसा है, अब इनकम के सामने काफी सारे एक्सपेंसेस जो है बिजनेस में फॉर्म के भी होते होंगे, उसमें तो कोई नई बात नहीं है, उनको भी कॉस्ट तो लग ही रहा है। लेकिन एक एक्सपेंस है विच इज रिलेटेड टू पार्टनर, ठीक है, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन या पार्टनर सैलरी, जो भी आप बोलना चाहो। अब पार्टनर को जो सैलरी या रेम्यूनरेशन पे करना है उसके लिए फॉर्म क्या करेगी, इनकम के सामने सारे एक्सपेंसेस पहले, अदर एक्सपेंसेस जो भी है वो सब लेस कर देंगे। जो भी पैसा बच रहा है, जो फॉर्म का प्रॉफिट है बिफोर पेइंग द पार्टनर्स, वो सारा प्रॉफिट जो है पार्टनर्स सैलरी के नाम पे ले जाएंगे। वेरी सिंपल, मान लो कलेक्शन हुआ है 10 लाख रुपए का, सामने एक्सपेंसेस है 6 लाख रुपए के, अब बचा 4 लाख, पार्टनर बोलेंगे चलना अपन बांट लेते हैं, 2-2 लाख दोनों पार्टनर लेके फॉर्म का प्रॉफिट कर देते हैं 0। इससे क्या होगा, 30% वाली कैटेगरी में किसी को टैक्स पे करना ही नहीं पड़ेगा। अब पार्टनर्स 2-2 लाख लेके जा रहे हैं तो वो तो उनकी इंडिविजुअल इनकम है फ्रॉम फॉर्म, उसके ऊपर क्या लगेगा, स्लैब रेट। और आपको पता है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो है वो 2.5 लाख का तो होता ही है, 115 बीएसी है तो 4 लाख है, दोनों को एग्जेम्पशन, 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना, ना फॉर्म ने कोई टैक्स पे किया ना पार्टनर ने इंडिविजुअली कोई टैक्स पे किया, और सबके मजे हो गए। अब अगर ऐसा होने लग गया तो फिर फॉर्म पे टैक्स लगाने का कोई लॉजिक ही नहीं बनेगा। हर फॉर्म यही करेगी कि भाई लास्ट में जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसमें जो भी प्रॉफिट बचता है बिफोर पेइंग द पार्टनर्स, वो सारा प्रॉफिट जो है वो आप खत्म कर दो, सीधा सीधा उसको वाइंड अप कर दो, पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। तो इस चीज को रोकने के लिए फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक सेक्शन बनाया, सेक्शन 40, और उसका क्लॉज है बी, 40B, ये सेक्शन के बारे में बात हो रही है। दिस इज मेन प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर। तो 40B में उन्होंने बोला कि पार्टनर्स फॉर्म में से रेम्यूनरेशन ले सकते हैं, लेकिन वो रेम्यूनरेशन का खर्चा जब वो पीएनएल में क्लेम करते हैं तो उसकी एक मैक्सिमम कैप होगी। मैक्सिमम कैप उस तरीके से सेट की गई, ठीक है, कि भाई एक लिमिट से ज्यादा पार्टनर्स रेम्यूनरेशन क्लेम ना कर पाए और कुछ ना कुछ टैक्स जो है वो पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर आना ही चाहिए। ये बात क्लियर होगी। अब ये किस तरीके से वर्क करेगा वो समझो। ठीक है, 40B में कैलकुलेशन कैसे होगा वो समझते हैं। कुछ डेटा फ्रेम कर लेते हैं, जैसे अभी पीएनएल बनाया था ना, कुछ वैसे ही लेते हैं। इनकम थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, 12 लाख रुपीज इनकम है, इसके सामने एक्सपेंसेस है 5 लाख रुपीज, और अभी जो फिलहाल प्रॉफिट बच रहा है, प्रॉफिट बोल लो या सरप्लस बोल लो, वो 7 लाख रुपीज है। अभी 7 लाख में से 40B बोलता है कि आप पार्टनर्स को कितना रेम्यूनरेशन दे सकते हो, उसकी लिमिटेशन है। पैसा पूरा यूज करो, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म के पीएनएल में आप कितना क्लेम कर सकते हो उसकी लिमिटेशन है। समझ आ रहा है? अब क्लेम करने के लिए लिमिट क्या है वो देख लो। इन्होंने ऐसा बोला, ये जो अमाउंट है ना, इसको नाम दिया है बुक प्रॉफिट, एक स्पेसिफिक टर्म है, दिस इज कॉल्ड बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट मतलब बिफोर पेइंग द पार्टनर्स। इसमें पार्टनर का रेम्यूनरेशन, सैलरी, इंटरेस्ट, कुछ भी आप बोल लो, वो कुछ भी नहीं आया। पार्टनर्स को पे करने से पहले फर्म का जितना भी प्रॉफिट बचा है उसको टेक्निकली यहाँ पे नाम देते हैं बुक प्रॉफिट। अब बुक प्रॉफिट में ऐसा बोला गया कि 0 to 3 लाख रुपीस, पहला जो 3 लाख रुपए का बुक प्रॉफिट है उसमें से आप पार्टनर्स को सैलरी कितनी दे सकते हो। तो बोला एक तो 90% या फिर सॉरी इसमें रेंज चेंज हो गई, जस्ट नहीं अब 3 नहीं अब 6 लाख हो गया, पुरानी लिमिट है।
ये आपको मिल जाएगा इसके ऊपर, पेज 362 पे है, लिमिट चेंज हो गई 0 to 6 लाख रुपीज। तो बोला 90% ऑफ द अमाउंट और ₹3 लाख, दोनों में से विच एवर इज हायर, 90% ऑफ बुक प्रॉफिट या फिर 3 लाख रुपए, दोनों में से विच एवर इज हायर। इतना रेम्यूनरेशन आप पार्टनर को दे सकते हो। थोड़ा कैलकुलेशन भी पूरा कराऊंगा तो आइडिया लगेगा। 6 लाख के ऊपर जितना भी जा रहा है उसमें रेट ले लिया 60%, 60% ऑफ बुक प्रॉफिट, इतना आप रेम्यूनरेशन पार्टनर को दे सकते हो, ये कंडीशन। अब कैसे इसको एग्जैक्टली यहाँ पे अप्लाई करते हैं वो समझ लो तो बात क्लियर हो जाएगी। देखो अपना जो बुक प्रॉफिट है अपने एग्जाम्पल में वो कितना है, 7 लाख रुपए। तो ये 7 लाख को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, पहला 0 to 6 लाख और बाकी ऊपर का 1 लाख। समझ आ रहा है? 7 लाख रुपए बुक प्रॉफिट को 2 पार्ट में बांट दिया, पहले 6 लाख और उसके ऊपर का जितना होगा दूसरी तरफ। बोला ये जो 6 लाख है आप इसका 90% गिन लो। 90% कितना होगा, 5,40,000 होगा। ठीक है, 5,40,000। इसको कंपेयर करेंगे विथ 3 लाख रुपीज फ्लैट। 3 लाख सेक्शन में फिक्स लिखा हुआ है, इन दोनों में से लेंगे विच एवर इज हायर। तो क्या सिलेक्ट होगा? इन शॉर्ट ऐसा है, ये पहला जो 6 लाख रुपया बुक प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म ने कमाया है उसमें से 5,40,000 रुपीज जो है वो आप पे कर सकते हो टू पार्टनर्स एज रेम्यूनरेशन। बाकी का 60,000 फर्म की इनकम ही दिखाना पड़ेगा ताकि फर्म भी तो कुछ टैक्स पे करे। समझ आ रहा है? ऊपर का जो बुक प्रॉफिट है ये 1 लाख रुपए, इसमें से 60% आप पार्टनर को रेम्यूनरेशन के तौर पे दे सकते हो, 60,000। समझ आ रही? ये टोटल मिला के कितना हो गया, 6 लाख हो गया। इन शॉर्ट 40B ये बोलना चाह रहा है कि 7 लाख का जो आपका बुक प्रॉफिट है आप उसमें से 6 लाख रुपए जो है वो पे कर सकते हो पार्टनर्स को एज रेम्यूनरेशन। बाकी का जो बचा रिमेनिंग 1 लाख रुपीज ये फर्म की इनकम माना जाएगा। तो इसके ऊपर टैक्स कितना लगेगा, फ्लैट 30%। अब पार्टनर्स ये अमाउंट जो है वो जिस रेशियो में लेके जाना चाहते हैं लेके जा सकते हैं, वो उनकी पार्टनरशिप डेट पे डिपेंड करता है। तो इन शॉर्ट सारा पैसा पार्टनर्स ही ले जाएंगे, फर्म कोई टैक्स नहीं भरेगी। अगर ये स्कीम आप लगा रहे हो वो स्कीम जो है फेल होगी। वहां पे कुछ ना कुछ इनकम तो फर्म को अपने अकाउंट में टैक्सेबल दिखानी ही पड़ेगी। बात समझे, क्लियर हो? तो ये है स्टोरी रिगार्डिंग सेक्शन 40B विच इज रिलेटेड टू बुक प्रॉफिट। कुछ कंफ्यूजन है तो समझ आ रहा है? अब पता है कैसे होगा, फाइनल अकाउंटिंग भी समझ लो। P&L जो था फर्म का उसमें कुछ 12 लाख रुपए इनकम थी, 5 लाख रुपए एक्सपेंसेस थे, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन कितना अलाउ किया, 6 लाख। तो जो बाकी का अमाउंट है 1 लाख रुपए वो नेट प्रॉफिट आया होगा। इस नेट प्रॉफिट पे फर्म टैक्स पे करेगी, ये सिंपल सी बात है। कितना होगा, 30,000 देना पड़ेगा। अभी सब लमसम मान लेते हैं 30,000। अब 1 लाख में 30,000 चला गया तो लमसम 70,000 बचा फर्म के पास। अच्छा, पार्टनर्स तो अपना 6 लाख रुपए लेके चले गए थे जो भी उनका रेशियो था उसमें, वो तो पार्टनर्स के इंडिविजुअल इनकम में चला गया और स्लैब रेट पे काउंट होगा। ये 70,000 फर्म में पड़ा होगा, है तो पार्टनर्स का ही ना। तो ऐसा नहीं है कि ये पैसा यूज नहीं कर सकते या लेके नहीं जा सकते, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट इसको खर्चे में क्लेम नहीं कर सकते। अगर पार्टनर्स को ये पैसा भी आपस में बांट के लेके जाना है तो वो उनको ड्रॉइंग्स के नाम पे लेके जाना पड़ेगा। पार्टनरशिप अकाउंटिंग किया होगा तो याद आ रहा होगा, कैपिटल विड्रॉल, ठीक है, कैपिटल में से पैसा विड्रॉ होगा तो ये ड्रॉइंग्स दिखेगा। इतने अमाउंट से फिर पार्टनर्स की इंडिविजुअल कैपिटल रिड्यूस होगी, आप ड्रॉइंग्स के नाम पे पैसा ले जाओ। सरकार बोलती है भाई देखो इसके ऊपर ना टैक्स पे करो 30% के हिसाब से, बचे हुए पैसे का जो करना है करो, हमें टैक्स चाहिए फर्म के नाम से। आप सारा पैसा पहले ही आपस में बांट लोगे तो इंडिया में कोई भी पार्टनरशिप फर्म बनाएगा तो सही, लेकिन उस पर टैक्स कभी नहीं भरेगा। तो ये कैप लगा दिया उन्होंने। 40B जो सेक्शन है वो एक कैप है, वो बोलता है कि इससे ऊपर पार्टनर्स रेम्यूनरेशन का खर्चा आप यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते, बाकी का टैक्स जो है फर्म को ही पे करना पड़ेगा। जितना आपने मैक्सिमम अलाउ किया उसमें आपको जो क्लेम करना है करो। अभी 6 लाख की लिमिट आ गई अपनी, आपको क्लेम करना है 5,50,000 आपकी मर्जी, आपको करना है 5 लाख आपकी मर्जी, लेकिन 6 लाख से 1 रुपया भी ऊपर अलाउ नहीं करेंगे। क्लियर है, पता चल रहा है? ठीक है, चलो ये आपको कुछ लिखना है तो ये नोट कर लो, फिर मैं और ऐसे एग्जांपल देता हूँ बुक प्रॉफिट के। 1-2 कैलकुलेट करेंगे ना तो क्लैरिटी आ जाएगी और फिर बाकी चीजें देख लेते हैं। अच्छा, पार्टनर जो ये पैसे लेके जा रहा है, ये जो भी रेशियो है पार्टनर्स पैसे लेके जा रहे हैं, ठीक है, वो जो अमाउंट है पार्टनर के लिए कौन से हेड में टैक्सेबल होगा,
पार्टनर के लिए तो इंडिविजुअल स्लैब रेट पे टैक्सेबल है, लेकिन जो इंडिविजुअल पार्टनर अपना रिटर्न फाइल कर रहा है वो अपना टोटल इनकम दिखाएगा ना, 5 हेड जी वो, तो वो कहाँ पे जाएगा? पीजीबीपी। वर्ड यूज करते हैं पार्टनर सैलरी, तो सैलरी सुन के लोगों को लगता है इट इज इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी देने के लिए एम्प्लॉयर होना चाहिए। पार्टनरशिप फर्म की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती ही नहीं है, तो पार्टनरशिप फर्म इज नॉट एम्प्लॉयर ऑफ द पार्टनर। कंपनी होती तो बात अलग थी। तो यहाँ पे जो इनकम पार्टनर को रिसीव हो रही है फर्म से, आप उसको रेम्यूनरेशन बोलो, सैलरी बोलो, कुछ भी बोलो, वो इनकम पार्टनर के लिए टैक्सेबल होगी अंडर द हेड पीजीबीपी। ये बात साथ में ध्यान रखनी है, नोट कर लो ये। हो गया, नोट कर लिए? चलो ट्राई करते हैं। और बुक प्रॉफिट ही दे देता हूँ डायरेक्टली आपको, तो बाकी चीज़ों का तो रिक्वायरमेंट है नहीं। बुक प्रॉफिट मान लो 11 लाख, कैलकुलेट करके देखो क्या होना चाहिए।
बोलो आ रही वैल्यू, कितना अमाउंट आया? 8,40,000। टैली कर लेते एक बार कैसे गिनना, रिवाइज भी हो जाएगा। बुक प्रॉफिट को दो पार्ट में बांटो, 0 to 6 लाख और 6 लाख to 11 lakhs। ये वाले 6 लाख पे 90% और 3 लाख विच एवर इज हायर। देखो अगर 6 लाख पूरा है तो हमेशा हायर 540 ही आने वाला है, वो तो इम्प्लाइड है। इस ये जो 5 लाख रुपए हैं इस पे 60% मतलब 3 लाख। ठीक है, आ गया सिंपल। तो ये हो गया 8,40,000। दिस इज योर मैक्सिमम पार्टनर्स रेम्यूनरेशन अलाउड। तो 11 लाख में से 8,40,000 तो आप खर्चे में डाल दो फॉर्म में, बाकी का जो डिफरेंस बचा 260 उस पे फॉर्म को ही टैक्स भरना पड़ेगा। 260 पे 30% 78,000 हो जाएगा वैसे। तो काफी हैवी टैक्स का अमाउंट हो जाता है। चलो, तो ये मेन कैलकुलेशन वाला पार्ट था। ये टॉपिक पीजीबीपी में भी सेक्शन आता है, अपने भी बुक में भी है, तो रिपीट होगा। तो मैंने ऑलरेडी आपको सेपरेटली करा दिया, तो उसमें इतना इशू नहीं आएगा। बाकी चीजें जो इस चैप्टर में है वो कंडीशंस हैं, वो समझ लेते हैं। काफी सिंपल से प्रोविजंस है। पेज 360 पे आ जाओ, थियरी देख लेते हैं। सबसे पहले बोला है सेक्शन नंबर 184, दिस इज रिलेटेड टू असेसमेंट एज अ फर्म। ठीक है, अब फर्म के तौर पे अगर आपको असेसमेंट करवाना है तो पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी। यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि जब भी आप फर्स्ट टाइम फर्म क्रिएट करोगे तो उसके बाद जो पहला रिटर्न ऑफ इनकम भरना होगा, उस रिटर्न ऑफ इनकम के साथ आपको पार्टनरशिप डीड की कॉपी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबमिट करनी पड़ेगी। असेसिंग ऑफिसर को ये पता होना चाहिए कि भाई डीड कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस पे बनी है, कौन लोग पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस का उनको आइडिया होना चाहिए। तो उसके बेसिस पे ही आपको ये चीज अलाउ कर पाएंगे वैसा। ठीक है, ये जो अदर कंडीशंस करके बोला हुआ है उसमें सारी बातें बताई हुई है। आपको थियरी एक बार सिर्फ रीड आउट करके देखनी है तो आप साथ में देख सकते हो, और कोई पॉइंट्स बचे हुए तो मैं देख लूँ। एक बार पार्टनरशिप फॉर्म दे दी फिर आपको हर बार सबमिट करने की जरूरत नहीं है, वो बात भी यहाँ पे क्लैरिफाई की है। हाँ, अगर आपकी पार्टनरशिप फॉर्म में कोई चेंजेस हुए हैं, कोई नया पार्टनर आया, पुराना चला गया, या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ, तो उसको बोलते हैं चेंज इन द कंस्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म। दो पॉइंट्स हैं, या तो एडमिशन रिटायरमेंट या फिर चेंज इन द रेशियो। भाई हम ही सब पार्टनर्स है, नया कोई नहीं आया, कोई गया नहीं, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो चेंज हो गया, जिसका जो था उसके बदले कुछ और हो गया। अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर हम उसको बोल सकते हैं कि भाई ये भी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म है, क्योंकि इससे इंडिविजुअल पार्टनर्स के रेम्यूनरेशन के ऊपर फर्क पड़ेगा, कौन कितना प्रॉफिट शेयरिंग लेके जाता है। तो बोला जिस साल आप ये चेंज करते हो उस साल फिर से आपको नई डीड की कॉपी जो है वो ऑफिसर को देनी पड़ेगी। तो ये फॉर्मेलिटी है जो करनी पड़ती है, ये यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, फिर बोल रहे हैं कि अगर आपने ये सब डिटेल्स प्रोवाइड नहीं की तो क्या होगा। तो जो पार्टनर्स रेम्यूनरेशन आप क्लेम करते हो वो डिपार्टमेंट डिसअलाउ कर देगा, और पूरा जैसे यहाँ 11 लाख था ना, तो पूरा 11 लाख फॉर्म पे टैक्सेबल हो जाएगा। पार्टनर को दिया हुआ कुछ भी अमाउंट अलाउड नहीं किया जाएगा, महंगा पड़ेगा। इन शॉर्ट पेनल प्रोविजन है एक तरीके से, और कुछ नहीं। आपको ये फील करवाएंगे कि आपने कंप्लायंस फॉलो नहीं किया ना, तो उसका आपको नुकसान हुआ। ये सिंपल स्टोरी है। नेक्स्ट पॉइंट 185 वही बात फिर से रिपीट कर रहा है। पार्टनर को दिया हुआ इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस कुछ भी होगा तो वो फिर अलाउ नहीं किया जाएगा। एक बार ये देख लो 360 पे जितना ये जो अदर कंडीशंस के 5 पॉइंट है ना, क्विकली एक बार लैंग्वेज पढ़ लो, मेन वर्ड्स हाईलाइट कर लो। लास्ट डे पे रिवाइज करना है तो 2 मिनट में हो जाए वैसा।
बोलो, पढ़े पॉइंट्स? लैंग्वेज में कुछ डाउट? वन 185 में भी वही बोला है जो इधर लास्ट पॉइंट में बोला था, सेम ही चीज रिपीट कर दी उन्होंने। डिडक्शन नहीं मिलेगा। पार्टनर को किसी भी नाम से पैसा दिया, फर्म को कोई डिडक्शन देंगे नहीं। आप कुछ भी बोल लो, उसको इंटरेस्ट बोलो, सैलरी बोलो, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन, बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, वैसी कंडीशन लगाई हुई है। सेक्शन 28 का जो रेफरेंस आपको दिख रहा है ना यहाँ, वो पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन है। सेक्शन 28 में पार्टनर पीजीबीपी इनकम के नाम पे कुछ क्लेम नहीं कर पाएगा यहाँ से, और सारी इनकम टैक्सेबल फर्म को होगी। तो सेक्शन 28 इज चार्जिंग सेक्शन ऑफ पीजीबीपी। अपने पीजीबीपी स्टार्ट करेंगे तो पहला सेक्शन यही आने वाला है, उसमें पॉइंट कवर होगा वापस से। 40B क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे समझाया। अंदर की कंडीशंस देख लो। पार्टनर वर्किंग पार्टनर होना चाहिए, कॉमन सेंस है। आपको पता है पार्टनरशिप में इनएक्टिव पार्टनर्स भी होते हैं, डोरमेंट पार्टनर्स होते हैं, स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं, जो एक्चुअली में काम कुछ नहीं कर रहा है। उसने सिर्फ अपना नाम दिया है, कैपिटल दिए, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। मगर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है, मतलब मेहनत कुछ नहीं कर रहा है। और आप बोल रहे हो रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब ही होता है जो पैसा मेहनत के बदले दिया जाता है। हिंदी में मेहनताना बोलते हैं। आपने काम किया, मेहनत की तो पैसा मिला, दैट इज रेम्यूनरेशन। अब बोला जो एक्टिव पार्टनर ही नहीं है, जो मेहनत करता ही नहीं है, उसको कैसा रेम्यूनरेशन? तो अगर आप 40B में पार्टनर्स रेम्यूनरेशन दिखा रहे हो तो इनएक्टिव पार्टनर को नहीं दे सकते आप। इनएक्टिव पार्टनर को कैसा होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डायरेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग, अलग नाम से देना पड़ेगा, लेकिन रेम्यूनरेशन नाम से पैसा नहीं दे सकते, ये कंडीशन है। दूसरा, पार्टनरशिप डील में रेम्यूनरेशन को लेके प्रोविजंस होने चाहिए कि भाई इतना इतना रेम्यूनरेशन इस पार्टनर को देंगे, परसेंटेज में या अदरवाइज, तो वो क्लॉज मेंशन्ड होना चाहिए। वैसा आप डिक्लेरेशन नहीं करोगे कि भाई किसका कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो फिर एक अपन ने वो मैक्सिमम मार्जिनल रेट देखा था MMR फर्स्ट चैप्टर में, 30% प्लस 37% प्लस 4%। मैंने बताया था, आगे कहीं आएगा तो बताऊंगा। AOP BOI ये सब में लगता है। तो पार्टनरशिप फर्म हो, AOP BOI हो, और अगर आप पार्टनर का शेयर नहीं बता रहे हो कि भाई सारे पार्टनर्स में से किसको कितना मिलता है, वो नहीं बता रहे हो, तो डिपार्टमेंट क्या करेगा? फिर हर एक पार्टनर के ऊपर ना MMR लगा देगा, मैक्सिमम मार्जिनल रेट, भरो, हाईएस्ट रेट पॉसिबल है वो पे करो एज अ पेनल्टी, वैसा होता है। तो ये सब चीजें यहाँ बोली है कि रेम्यूनरेशन बता दो किसको कितना देना है। नहीं, यहाँ पे टैक्सेशन में तो फिर मैक्सिमम ही लगाएंगे, ऐसा होगा। 1:1 भले कर भी दे, इक्वली बांट दे, लेकिन हर एक इंडिविजुअल पे जो टैक्स रेट लगेगा वो बढ़ जाएगा। तो आप नहीं बता रहे हो तो आपको महंगा ही पड़ेगा वैसा। तो फिर डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा क्या करना है? उसमें कैसा होगा, अगर रेशियो नहीं बता रहे हो तो किसके स्लैब रेट में कितना जाकर प्लस होने वाला है पता ही नहीं चलेगा। आपके हायर स्लैब में क्या जा रहा है, लोअर स्लैब में क्या जा रहा है पता नहीं। किसी की इनकम 6 लाख है, किसी की 4 लाख है, किसी की 8 लाख है। तो पार्टनरशिप से जो रेम्यूनरेशन आ रहा है वो उसकी इनकम में जब ऐड होगा तो अपर स्लैब में ही जाएगा। तो पता कैसे चलेगा कौन से स्लैब के हिसाब से उसे टैक्स देना है? वही तो प्रॉब्लम है। फिर भले किसी भी रेशियो बांटो, 1:1 में बांट दो, कोई फर्क नहीं, वो सही है, लेकिन टैक्स कौन सा लगाएंगे? मैक्सिमम रेट। कि डिपार्टमेंट अपना रेवेन्यू तो सेव कर ले कि भाई हमें जो टैक्स चाहिए ना, हमें हायर रेट पे मिल गया। सबसे बड़ा स्लैब रेट कौन सा है? 30%। 30% लगा दो भाई। अब तो 4 लाख में आता है कि 12 लाख में हमारा रेवेन्यू सेफ है। सरचार्ज का सबसे हायर रेट कौन सा है? 37%। और सेस तो लगता ही है। मैक्सिमम मार्जिनल रेट लगाने से क्या है ना, डिपार्टमेंट का रेवेन्यू सेफ हो गया। अब आप 1:1 में दिखा दो, या बांट लो, या 2:1 में बांट लो, 3:1 में बांट लो। डिपार्टमेंट को पार्टनर को दिए हुए रेम्यूनरेशन पे टोटल टैक्स तो उतना ही मिलने वाला है। ऐसे वो लोग फिर कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये पॉइंट होता है। ठीक है। नीचे जो सर्कुलर है उसमें वही बातें क्लैरिफाई की है। सर्कुलर्स क्लैरिफिकेशंस के लिए होते हैं, वो अलग से सेक्शन नहीं है। यही बोले अगर आपने प्रॉपरली शो नहीं किया, पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं किया तो ऐसा तो वैसा, वो सब पॉइंट्स आ जाते हैं। असेसिंग ऑफिसर फिर अपने हिसाब से एक्शन ले सकता है। तो उसमें स्टार्टिंग के जो पॉइंट्स हैं उसमें तो सेम बातें बोलिए। आप नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, जो नए पॉइंट्स है वो बता रहा हूँ। सी पॉइंट में बोला है पेमेंट आफ्टर द डेट ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड बनी 1 अप्रैल 2024, तो रेम्यूनरेशन तो वहीं से शुरू हुआ होगा ना, उसके पहले की डेट का रेम्यूनरेशन थोड़ी दे सकते हैं। बस ये पॉइंट यहाँ पे बोला है कि जो डीड में ऑफिशियल डेट है, जिस दिन से पार्टनरशिप डीड क्रिएट हुई, उसके बाद का आप दे सकते हो, उसके पहले का नहीं। फिर होता है ना कैपिटल पे इंटरेस्ट देते हैं पार्टनर्स को, पार्टनर्स कैपिटल लेके आए फॉर्म में,
इन कैश इन काइंड, तो उस पर रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, वो इंटरेस्ट आप मैक्सिमम 12% पर एनम के रेट पे दे सकते हो। ये आपने पार्टनरशिप अकाउंट्स में कहीं ना कहीं एंट्रीज में किया भी होगा, सेम रेट है। 12% से ऊपर सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से अगर आपने इंटरेस्ट दिखाया है कि आपने पार्टनर को पे किया 15%, 18%, तो ऊपर का डिसअलाउ हो जाएगा। 12% तक आप पीएनएल में क्लेम कर लो फॉर्म के। अगर आपने 15% दिया है तो भले दे दो, मना नहीं कर रहे, लेकिन ऊपर का 3% जो आपने दिया है ना, उसका डिडक्शन फॉर्म को नहीं मिलेगा, मतलब टैक्स तो फॉर्म को ही भरना पड़ेगा वैसा है, क्योंकि ये सब चीजें फिर लूपहोल बन जाती है। फिर पार्टनर को इंटरेस्ट 25% दे रहे पूरे साल का, ले भाई रेम्यूनरेशन पे कैप है ना, इंटरेस्ट के नाम पे ले जा, ऐसे थोड़ी होगा, लिमिट तो वहां भी लगानी पड़ेगी, तो 12% की लिमिट है। तो ड्रॉइंग्स आप कर सकते हो, वो सब पॉइंट्स अपनी जगह है। कैपिटल पे आप इंटरेस्ट लेके जा रहे हो तो 12% पर एनम की लिमिटेशन वहां पे रहेगी। नेक्स्ट क्या है, पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर्स, वो पॉइंट तो अपन ने देख लिया, मैंने पहले ही समझा दिया। नीचे समझा रहे हैं बुक प्रॉफिट क्या होता है। बुक प्रॉफिट का सिंपल मतलब है पार्टनरशिप फर्म के सारे बिजनेस एक्सपेंसेस आप क्लेम कर लो एक्सेप्ट पेमेंट टू पार्टनर्स। पार्टनर्स को कुछ भी पेमेंट करने से पहले का जो प्रॉफिट होता है उसको बुक प्रॉफिट बोलते हैं। पार्टनर्स को इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन, सैलरी, रेम्यूनरेशन कुछ भी देने से पहले, बस सिंपल इतना ही मीनिंग है बुक प्रॉफिट। बाहर के सारे खर्चे आप क्लेम कर लो, अगर पार्टनर को जो कुछ भी देना है वो बाकी रखो, फिर जो आएगा अमाउंट वो होगा बुक प्रॉफिट, और उस पर एक कैलकुलेशन अपन ने किया था। टैक्सेशन के रेट्स आपको ऑलरेडी पता है। इसमें बोला है कि पार्टनर को जो शेयर पार्टनरशिप फर्म से मिलता है, प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है, वो पार्टनर के हेड में स्लैब रेट पे टैक्सेबल होगा। रेम्यूनरेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, अपन ने जो कैलकुलेशन देखा था ना, मैं उसी में से बता दूंगा। यही ले लो, 11 लाख रुपए फर्म का प्रॉफिट था, उसमें से 8,40,000 रुपए फर्म ने खर्चा क्लेम कर लिया, बाकी कितना बचा था 260, यही था ना। ये किसका प्रॉफिट है, ये फर्म का प्रॉफिट है, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि इसमें से फर्म ने 30% तो टैक्स भर दिया होगा, बाकी का 70 बचा होगा ना, वो 70 पार्टनर से तो लेके जाएंगे। अच्छा, वो जब पार्टनर लेके जाएंगे जो भी अमाउंट होगा XYZ, इस अमाउंट पे पार्टनर टैक्स भरेगा फिर से या नहीं, ये क्वेश्चन है। ड्रॉइंग्स मान लो भले, इसके ऊपर पार्टनर को फिर से टैक्स पे करना पड़ेगा या नहीं, ऑलरेडी टैक्स हो चुका है। ये रेम्यूनरेशन जो पार्टनर लेके गए थे वो, उस पर टैक्स लगेगा क्योंकि वो फर्म ने डिडक्शन क्लेम किया है। या तो फर्म टैक्स पे करे या आप पे करो, दोनों में से कोई एक तो पे करे। तो यहाँ पे अगर आप इंडिविजुअली टैक्स पे करने वाले और फर्म ने खर्चा क्लेम किया है तो ठीक है, बट यहाँ पे ना ये अमाउंट पे फर्म ने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है, और ये बचा हुआ अमाउंट अगर पार्टनर्स ड्रॉइंग्स या विड्रॉल्स के नाम पे लेके जा रहे हैं तो फिर उसके ऊपर फिर से थोड़ी ना टैक्स लगेगा, डबल टैक्सेशन हो जाएगा। तो इस अमाउंट की बात की है, ये अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है टू पार्टनर्स। प्रॉफिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म रिसीव्ड बाय पार्टनर्स इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर्स। ये एग्जेम्पशन है सेक्शन 10 में, सेक्शन 10 क्लॉज 2A। कल बात हो रही थी सेक्शन 10 जहां भी आएगा एग्जेम्पशन मिलेगा, ठीक है। तो कौन सा एग्जेम्प्टिव समझ आया ना, पार्टनर सैलरी नहीं, फर्म का प्रॉफिट, ठीक है, जिसमें पार्टनर का हिस्सा है, ये है फर्म का प्रॉफिट, इसमें पार्टनर का भी तो हिस्सा है, ये वाला, ये पार्टनर को एग्जेम्प्ट है। ये एग्जेम्प्ट नहीं है, ये सैलरी इनकम है पार्टनर की, ये तो टैक्सेबल है स्लैब रेट पे, इंडिविजुअल रेट पे, वैसे बोला है, ठीक है। बाकी तो वही बातें की है पांचों पॉइंट्स में, 40B और 28 की वो अपन कर चुके हैं। लॉसेस ऑफ द फर्म शैल बी कैरिड फॉरवर्ड बाय द फर्म, शैल नॉट बी एलोकेटेड टू द पार्टनर्स, वो भी ठीक है। फर्म का लॉस तो फर्म के अकाउंट में ही टैक्सेबल होगा ना। चलो आगे बढ़े। 40B, वापस वही बात रिपीट हो रही है, एक ही चीज बार बार आ रही है, चलो जाने दो उसको। एक्सप्लेनेशन में कुछ नया है, देख लेता हूँ। नहीं, इतना बड़ा चैप्टर है ही नहीं जितना इन्होंने खींचा हुआ है। जहां जहां कुछ नए पॉइंट्स आते डायरेक्टली वही बताता हूँ। हाँ, इसमें एक्सप्लेनेशन नंबर 1 और एक्सप्लेनेशन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। पेज 363 पे नीचे जो एक्सप्लेनेशन 1 है वो इंपॉर्टेंट है, उसमें कंडीशन है जो एग्जाम में सम के फॉर्म में पूछ सकते हैं, डेफिनेटली पॉसिबल है, तो टिक करके रखना। लैंग्वेज भी पढ़ लेते हैं, इलस्ट्रेशन भी करा देता हूँ। वेयर एन इंडिविजुअल इज अ पार्टनर इन अ फर्म ऑन बिहाफ ऑफ और फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी अदर पर्सन
पार्टनर इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, मतलब पार्टनर कोई और है, मैं तो सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव हूँ, वैसा है. देन इंटरेस्ट पेड बाय द फर्म टू सच इंडिविजुअल otherwise then as a partner in a representative capacity shall not be taken into account for the purpose of section 40b. Interest paid by the firm to such individual as partner in a representative capacity and interest paid by the firm to the person so represented shall be taken into account for the purpose of section 40b. अब मैं समझा देता हूँ कैसे वर्क करेगा. नेक्स्ट पेज पे आप देखो एक इलस्ट्रेशन दे रखा है इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए. बहुत कॉमन सेंस वाला पॉइंट है. Mr. X is a partner in a firm on behalf of his HUF. फर्म में एक्चुअल पार्टनर कौन है? HUF. पर HUF एक आर्टिफिशियल पर्सन है देखा जाए तो उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव तो होना चाहिए. तो रिप्रेजेंटेटिव में एक पर्सन जो है वो HUF को वहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअल में वो पार्टनर नहीं है. ठीक है, वैसा हो गया. दूसरा पॉइंट ये बोला, मिस्टर एक्स हैज गिवन अ लोन टू द फर्म आउट ऑफ हिज सेल्फ एक्वायर्ड फंड्स एंड द फर्म पेज इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 टू मिस्टर एक्स. The firm also pays interest of ₹15,000 to Mr. X on the capital of HUF. इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चरली लिख लेते हैं अपन. एक कोई पार्टनरशिप फर्म जो है वो अपने बना लेते हैं XYZN कंपनी. ये पार्टनरशिप फर्म है. इस पार्टनरशिप फर्म में अलग अलग पार्टनर्स हैं. उसमें जो एक पार्टनर है ना वो HUF है. HUF को फर्म में पार्टनर बनाया हो, ऐसा अलाउड है, प्रॉब्लम नहीं है. अब HUF कोई रियल पर्सन तो है नहीं, तो इसका एक रिप्रेजेंटेटिव है, वो रखना ही पड़ेगा. ठीक है, वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो है मिस्टर एक्स. तो मिस्टर एक्स का नाम इस फर्म की पार्टनरशिप में दिख रहा है, लेकिन मिस्टर एक्स बोलता है भाई मैं पार्टनर नहीं हूँ, पार्टनर एक्चुअली HUF है, मैं उनका सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव हूँ या नॉमिनी हूँ. ये बात समझ आ रही. अब पॉइंट ये है कि ये XYZ कंपनी पार्टनरशिप फर्म अगर HUF को कुछ इंटरेस्ट पे करे तो वो जो खर्चा है फर्म का वो 40B में कवर होता है. फर्म इज पेइंग इंटरेस्ट टू पार्टनर दैट इज अंडर द लिमिट ऑफ 40B. बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट, सैलरी, रेम्यूनरेशन, ये सारे वर्ड्स आते हैं. लेकिन अगर XYZ इसको मिस्टर एक्स को इंडिविजुअली कुछ इंटरेस्ट पे करे, नॉट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ HUF बट इंडिविजुअली, तो वो इंटरेस्ट 40B में कवर नहीं होगा. अब बोले क्यों इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो समझो. HUF फर्म में पार्टनर बनी है तो कुछ कैपिटल लगाई होगी या नहीं लगाई होगी. तो HUF ने जो कैपिटल लगाई है मान लो 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए पे HUF इंटरेस्ट क्लेम करेगी, डेफिनेटली करेगी. अब देखो वो इंटरेस्ट जो है मान लो यहाँ 15,000 रुपए जो क्वेश्चन में बोला है. अच्छा, ये जो मिस्टर एक्स है, XYZ कंपनी ने मिस्टर एक्स से भी एक लोन लिया हुआ है. लोन तो बंदा किसी से भी ले सकता है. अब अगर ऐसा है तो मिस्टर एक्स ने भी तो फर्म से इंटरेस्ट चार्ज किया होगा, वो इंटरेस्ट का अमाउंट है 10,000 रुपए, ऐसा मान लो. अब पॉइंट ये है कि जो पार्टनरशिप फर्म है जब वो 40B अप्लाई करती है तो 40B में ना इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर्स ये भी तो कवर होता है. यहाँ पे इन दोनों अमाउंट्स में से इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर्स कौन सा है? 15,000 है, 10,000 है या पूरा 25,000 है? 15,000 है. मिस्टर एक्स XYZN कंपनी का पार्टनर नहीं है, वो पार्टनर का रिप्रेजेंटेटिव है. वो खुद इंडिविजुअल कैपेसिटी में फर्म का पार्टनर नहीं है, वो किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसका इंडिविजुअल इस फर्म से कोई लेना देना नहीं, ये अपने को मान के चलना है. नाम में कंफ्यूजन है तो अपन इसको चेंज कर देते हैं, फिर वो लगेगा सर XYZ लिखा है, ABC कर लो. समझ आया? तो मिस्टर एक्स इंडिविजुअल कैपेसिटी में फर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, वो किसी और का रिप्रेजेंटेटिव है. जब मिस्टर एक्स ABC कंपनी से इस HUF के बिहाफ पे 15,000 कलेक्ट करता है तो वो 15,000 जो है वो 40B में कवर होता है. वो बात समझ आती है. ठीक है, लेकिन मिस्टर एक्स जब इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये 10,000 कलेक्ट करता है तो 40B में कवर नहीं होता है. ये 10,000 ना फर्म के लिए खर्चा है, मतलब ये कहाँ जाएगा? P&L में जाएगा. ये जाएगा रेगुलर बिजनेस एक्सपेंस में, नॉट अंडर 40B. और ये जो 15,000 पे किया है वो बाद में जो बुक प्रॉफिट आएगा ना, उसके बाद जो कैलकुलेशन होता है ना 40B वाला, उसमें जाएगा. डिफरेंस समझ आ रहा है दोनों चीजों में? यही पॉइंट यहाँ पे इन्होंने समझाने की कोशिश की. तो इन शॉर्ट स्टोरी ये है कि फर्म अपने पार्टनर को जब इंटरेस्ट पे करती है तो 40B में खर्चा क्लेम करती है. किसी थर्ड पर्सन को इंटरेस्ट पे करती है तो 40B में कवर नहीं होता. वो थर्ड पर्सन अगर हमारे पार्टनर का रिप्रेजेंटेटिव है तो वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर लोन दे रहा है तो वो इंटरेस्ट तो बिजनेस का खर्चा हो गया. ऐसा हो सकता है ना. HUF का रिप्रेजेंटेटिव है मिस्टर एक्स, HUF ने भी कैपिटल दे रखी है, वो इंटरेस्ट उठा रहे हैं. मिस्टर एक्स ने भी पर्सनल कैपेसिटी में लोन दे रखा है. ये जो इंटरेस्ट वो चार्ज कर रहा है वो मिस्टर एक्स का पर्सनल पैसा है,
HUF से जुड़ा हुआ नहीं, उसने इंडिविजुअली इसी फॉर्म को लोन दे रखा है, ये चीज पॉसिबल है। अब देखो इलस्ट्रेशन में यही तो बात बोली है, इलस्ट्रेशन 3 क्या बोल रहा है, मिस्टर एक्स इज अ पार्टनर इन अ फर्म ऑफ बिहाफ ऑफ HUF। मिस्टर एक्स हैज गिवन अ लोन टू द फर्म आउट ऑफ हिज सेल्फ अक्वायर्ड फंड्स, पर्सनल पैसों में से लोन दिया है, एंड फर्म पेज इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 टू मिस्टर एक्स। तो ये तो पर्सनल हो गया, समझ आए। द फर्म ऑल्सो पेज इंटरेस्ट ऑफ ₹15,000 टू मिस्टर एक्स ऑन कैपिटल ऑफ HUF। अब देखो ये दोनों अमाउंट्स 10,000 और 15,000 कलेक्ट करने कौन जाता है, मिस्टर एक्स, लेकिन 10,000 खुद के बिहाफ पे कलेक्ट करता है और 15,000 HUF के बिहाफ पे। तो HUF के बिहाफ पे जो कलेक्ट किया वो 40B में एलिजिबल है, लेकिन ये वाला जो है वो तो पर्सनल कैटेगरी में आ गया। वैसा बोलो, अब बात समझ आ रही। वैसे ही एक एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है जो इसका थोड़ा सा रिवर्स है, आप एक बार खुद ट्राई करके देखो विद इलस्ट्रेशन। थियरी पढ़ो, इंटरप्रिटेशन की प्रैक्टिस करो, एक्सप्लेनेशन 2 पूरा पढ़ो, इलस्ट्रेशन देखो और फिर समझने की ट्राई करो हुआ क्या। और अगर आप एक्सप्लेन कर सको तो अच्छी बात है, मुझे समझा दो क्या हो रहा है, देखो तो सही, एक समझा दिया तो दूसरा रिलेट हो जाएगा।
बोलो, कुछ पता चला क्या हो रहा है यहाँ पे, डिफरेंस क्या है? एग्जाम्पल देख के तो शायद आपको कंपैरिजन आ गया होगा। बोलो। हाँ, एक्स पार्टनर एचयूएफ ने लोन दिया है। ओके, तो फिर कौन सा वाला इंटरेस्ट 40B में कवर होगा और कौन सा एक्सपेंस में जाएगा? एक्स को दिया है वो 40 हो जाएगा और जो HUF वाला है वो एक्सपेंस में जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली उल्टा सिचुएशन है। इस वाले केस में क्या था, HUF पार्टनर था, मिस्टर एक्स तो उसका रिप्रेजेंटेटिव था। यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि जो मिस्टर एक्स है वो खुद इंडिविजुअल कैपेसिटी में पार्टनर है, HUF का फर्म से कोई लेना देना है नहीं। अब लोन दोनों ने दिया है फर्म को, ऐसा मान लो पार्टनर ने कैपिटल दिया मिस्टर एक्स ने और HUF ने लोन दिया हुआ है। तो HUF ने जो लोन दिया वो तो बिजनेस का खर्चा है क्योंकि HUF का आउटसाइडर है, लेकिन पार्टनर ने जो कैपिटल लगाई है उस पर वो इंटरेस्ट लेके जा रहा है तो 40B में कवर होगा। तो दोनों एक्सप्लेनेशंस में वाइस वर्सा सिचुएशन उन्होंने समझा दी और क्लियर कर दिया कि आपको क्या करना है। पर पॉइंट अल्टीमेटली कॉमन सेंस वाला है। पार्टनर को ब्याज दिया जा रहा है तो एक्चुअल में जो पार्टनर है उसको पे किया गया इंटरेस्ट 40B में कवर होगा। जो एक्चुअल में पार्टनर नहीं है, या तो रिप्रेजेंटेटिव है या आउटसाइडर है, उसको जो भी ब्याज आप दे रहे हो लोन पे वो तो आपका बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है जो PGBP वाला एक्सपेंस होता है वैसा। बस ये दो चीजें बोलिए, आगे देखते हैं। एक सेक्शन 78 सबसेक्शन 1 है, ये कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ वाला पॉइंट है। ये मैं आपको उस चैप्टर में भी समझाने वाला हूँ, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ वाले टॉपिक में, और यहाँ पे भी दिया हुआ है। लास्ट में देख लेते हैं, पहले नेक्स्ट पेज पे बाकी की थियरी देख लो। वो थियरी है इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एडमिशन, रिटायरमेंट या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाना, ये सेम रिपीट स्टोरी है। अगर ऐसा होता है तो आपकी डीड में अपडेट्स होंगे और फिर डीड की कॉपी आपको डिपार्टमेंट को देनी पड़ेगी। फिर है 188 सक्सेशन ऑफ वन फर्म बाय अनदर फर्म। ठीक है, ये सक्सेशन ऑफ वन फर्म बाय अनदर फर्म ऊपर वाले पॉइंट से टोटली डिफरेंट है। एक होता है कि जैसे अपनी पार्टनरशिप फर्म थी ABCM कंपनी, तो भाई पार्टनर B जो है वो रिटायर हो गया, उसके बदले मान लो X आ गया, ऐसा कुछ हो गया तो वो बात समझ आती है। या फिर दोनों पार्टनर रिटायर हो गए B और C और इसके बदले आ गया X और Y, वो भी ठीक है, एक तो कॉमन पार्टनर है, पार्टनर वही है ABC है, उनका रेशियो चेंज हो गया, वो भी ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो कि तीनों ही पार्टनर बदल जाए, ABC के बदले XYZ, ये तो सक्सेशन हो गया ना, पुराने वाले पार्टनर तो कोई बचे ही नहीं। ये तो ऐसा हो गया कि पूरा फर्म का बिजनेस ही दूसरी फर्म को बेच दिया गया, इसको उस तरीके से देखा जाएगा। तो यहाँ पे जो 188 बोला है सक्सेशन ऑफ वन फर्म बाय अनदर फर्म, वो ये वाली स्टोरी है। अब इसमें बोला है कि 2 रिटर्न फाइल होंगे। सक्सेशन तो साल के बीच में कभी भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी कि 31 मार्च को ही होगा। तो फर्स्ट हाफ जो होगा उसमें प्रीडिसेसर फर्म रिटर्न करेगी। प्रीडिसेसर मतलब पुरानी वाली, जिस दिन बिजनेस ट्रांसफर या ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी वहां से लेके आने वाली 31 मार्च तक का जो भी रिटर्न फाइल करना होगा वो सक्सेसर फर्म करेगी। तो उस पर्टिकुलर ईयर में 2 पार्ट्स में रिटर्न फाइल होंगे, प्रीडिसेसर का अलग, सक्सेसर का अलग, वैसा रहेगा। चलो नेक्स्ट सेक्शन 188 कैपिटल A जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स फॉर टैक्स पेएबल बाय फर्म। वो तो इम्प्लाइड है, फर्म का जो भी टैक्स पे करने का होता है वो जिम्मेदारी तो सारे पार्टनर्स की बराबर की है, जॉइंटली एंड सेवरली। जॉइंटली मतलब सब लोग मिलके, सेवरली मतलब इंडिविजुअली। तो डिपार्टमेंट चाहे तो किसी एक को पकड़ के उससे वसूल कर सकता है, फिर तुम लोग आपस में देख लेना। बोले नहीं नहीं मेरी सुनता नहीं है, बोले हमारा प्रॉब्लम नहीं है, बोले फोन नहीं उठाता है, मेरे पैसे नहीं देगा, फिर मैं सबका हिस्सा क्यों भरूं? अरे भाई पार्टनर हो तो फिर साथ में लायबिलिटी भी तो एक दूसरे की लेनी पड़ेगी ना, वैसी बात होगी। 189 असेसमेंट ऑफ फर्म डिसॉल्व्ड और बिजनेस डिसकंटिन्यूड। ठीक है, जिस साल में बिजनेस डिसकंटिन्यू हुआ उसी साल में आपको टैक्स पे करना होता है। डिसकंटिन्यूड बिजनेस में बहुत बार असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का बेनिफिट मिलता नहीं है। अपन ने स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर में जब प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन देखी थी ना, वहाँ सेक्शन 172, 173, 174, 175 की पूरी सीरीज थी। उसमें 175 में बोला था इन केस ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस आपको प्रीवियस ईयर का रूल नहीं अप्लाई करने को मिलता है, मतलब सेम ईयर में आप टैक्स पे करो। 3-4 पॉइंट्स थे, आप इंडिया छोड़ के जा रहे हो, शिफ्ट हो रहे हो, या फिर बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रहे हो, या शिपिंग बिजनेस वाले हो, नॉन रेसिडेंट हो, तो उन सब के लिए पेमेंट जो है वो सेम ईयर में चार्ज कर दिया जाता है। वैसा यहाँ पे भी सेम बात बोली, बिजनेस डिसॉल्व हो रहा है, डिसकंटिन्यू हो रहा है, तो आप इसी साल में टैक्स वसूल करो। और बिजनेस डिसकंटिन्यू होने के बाद भी उस बिजनेस को लेके जो भी टैक्स लायबिलिटीज हैं वो टैक्स लायबिलिटी सारे पार्टनर्स की जॉइंट और सेवरल रहेंगी। फिर पार्टनर बोल रहे थे हमने तो फर्म बंद कर दी, अब हमारा क्या लेना देना? अभी जब फर्म चल रही थी तब का हिसाब बाकी है, तो आपका ही लेना देना होगा, सीधी बात होगी। तो ये कंडीशन है। दिस इज 189।
अब 78-1 में ना कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ वाला एक्चुअली बेस बाकी है अपना, भी वैसे करा तो दो क्योंकि सेम ही सेक्शन वहाँ पे भी कवर हो ही रहा है, बट अगर वो चैप्टर के बीच में अपने पढ़ेंगे ना तो थोड़ा क्लैरिटी अच्छी आएगी कि अभी सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का अपन ने बेस डिस्कस किया नहीं। तो आई थिंक अगर इसको अभी अपने छोड़ देते तो चलेगा। आप नोट कर लेना, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में अपने आप हो ही जाएगा, ऐसा नहीं कि बाद में यहाँ पे आके पढ़ना है, क्योंकि वहाँ पे कवर हो ही रहा है। इसी का एक इलस्ट्रेशन भी लास्ट में दे रखा है, वो भी सेम मैं वहाँ पे कवर करा दूंगा। तो अभी इसको जाने दो, कोई इशू नहीं। चलिए, तो ये असेसमेंट ऑफ फॉर्म वाला टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ।